हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लैम्बा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और एसएससी जीडी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उपनिष्ठ हैं, जैसे बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी आपको इनमें से जो इस वर्ग के हैं उसी वर्ग का आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा इसमें इसी वर्ग का है। देखिए, आपके ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, जब आप इसको देखो समचतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज, तो ये आपके टू डी फिगर है आपके, और जबकि ये आपका जो शंकु है आपका 3D फिगर है। इसका मतलब शंकु का क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा, जबकि इसका इसका और इसका क्या निकलता है, तो क्षेत्रफल निकला ज्ञात किया जाता है। तो इन तीनों का भी, इनका भी क्या निकाला जाता है, इनका भी आपका आयतन निकलता है। इसका मतलब इसी वर्ग में कौन शामिल हो जाएगा, इनके यानी इसी ग्रुप में कौन शामिल हो जाएगा, तो इसी ग्रुप में आपका शामिल हो जाएगा शंकु। ठीक है, आपसे यही पूछा था कि इस सूची के भाग के रूप में कौन किसको वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आपका शंकु इसी सूची के वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी शंकु इसी वर्ग का है। क्लियर। जबकि समचतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज आपके ये तीनों एक वर्ग के हैं, जबकि ये वाला इस वर्ग के इस वाले ग्रुप में शामिल हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तापमान का संबंध किससे दर्शाया है, थर्मामीटर। तो आर्द्रता का संबंध किससे होगा, तो आप सभी को पता होगा कि तापमान को कौन नापता है, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर का। उसी प्रकार आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर, सिस्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर ऑस्मोमीटर। तो आर्द्रता मापने के लिए यूज करते हैं हम हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसमें यूज करते हैं तो किसका, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में पश्चिम के स्थान पर आएगा। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस में बताया था कि जब भी इस तरह की सीरीज रखी हो तो आपको बीच वाली संख्या पे फोकस करना है पहले। ठीक है, तो देखिए बी के बाद में कितना है, एफ, यानी कि 4 जुड़ा है। फिर एफ के बाद में जे, यानी कि यहाँ पे +4 हुआ है, और जे के बाद में एन, यहाँ भी यानी कि यहाँ पे भी प्लस के 4 हुआ है। तो एन में जब हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आर आएगा। कितना आएगा, आर। यानी कि जो बीच में जो लेटर आएगा वो कितना आना चाहिए, आपका आर आना चाहिए, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। जब आप शुरू से करेंगे ट्राई, यानी 1 से शुरुआत करते हैं, तो आपको यहाँ पे शुरू में 21 आता, जो कि आपके 4 ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपका ऑप्शन खराब हो जाए। ऑप्शन आपका क्या करता है, टाइम खराब करता। जब आप पीछे शुरुआत करते हैं तब भी आपका यहाँ पे एम आता, जो कि आपका 2 ऑप्शन में है, तो आपको लौट फिर के आपको बीच वाले ऑप्शन पे ही आना पड़ता, तो आपका टाइम आपका बच जाता। ठीक है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको शुरुआत करनी है बीच वाले से, जो कि एक बार में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन कीजिए, इनमें से चारों में भिन्न कौन सा है, DBW, GST, JPQ और MNK। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो देखिए डी और डब्ल्यू क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जी और टी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जे और क्यू भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जबकि एम और के एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो इनमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में यदि ब्रेक्स को इस तरह से लिखा जाता है और क्लच को इस तरह से लिखा जाता है, तो व्हील्स को किस रूप में लिखा जाएगा। देखते हैं इसे। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेक्स को क्या लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए क्या नियम लगा है इसमें। देखिए बी में जब हम 1 को माइनस कर देंगे, यानी माइनस का 1 करेंगे तो हमें ए मिलेगा। ऐसे ही आर में जब हम माइनस के 2 करेंगे तो हमें पी मिलेगा। ए में जब माइनस के 3 करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा। ऐसे ही जब हम एस में क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। ई में जब हम प्लस के 2 करेंगे तो हमें जी मिलेगा, और हम के में प्लस के 3 करेंगे तो हमें एन मिल जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब पहले माइनस का 1 हुआ है, फिर माइनस के 2 हुआ है, फिर माइनस के 3 हुआ है, और अंत वाले और पहले में क्या संबंध है, प्लस के 1 का संबंध है। ठीक है। अब अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए पूछा किसका है, तो व्हील्स का पूछा है, यानी पहले वाले इन डब्लू डब्लू का संबंध किससे होगा, यानी पहले वाले का संबंध होगा आपका दूसरे वाले से। ठीक है, यानी माइनस के 1। दूसरे स्थान पर जो आएगा वो डब्लू से एक कम, यानी कि वी आएगा, यानी कि वी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है। और देखिए, और जो चौथे स्थान पे आएगा वो क्या आएगा, वो आपका माइनस के 2, यानी कि देखिए एच में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा आपका एफ। यानी चौथे स्थान पर जो आएगा वो आपका एफ आएगा। यहाँ पर जी है, यहाँ ई है, और यहाँ पे क्या है, एफ। एक ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो इसको साथ में साथ बना लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ बनाते हैं। ठीक है, आपको दिशाएं तो पता ही है, दिशाएं किस तरह से बनती हैं, इस तरह से, यानी ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण होता है। क्लियर। इसको देखिए, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मान लीजिए इसका घर है, घर से ऑफिस जा रहा है 4 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, इस तरह से जाएगा 4 किलोमीटर। फिर क्या है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी इधर को चलेगा बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर। क्लियर। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, यानी यहाँ से पूर्व की ओर कितना चलती है, तो 16 किलोमीटर चलती है। कितना, 16 किलोमीटर। जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, तो 12 किलोमीटर बचेगी। तभी तो यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर बाएं मुड़कर वो 8 किलोमीटर चलती है, यानी कितना चलती है वो, तो चलती है आपकी 8 किलोमीटर। क्लियर। आपसे पूछा क्या है कि ऑफिस और कॉलेज की मध्य न्यूनतम दूरी बताइए। ये आपका ऑफिस है, ये आपका कॉलेज है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। जरा ये बताइए, यदि ये आपका 12 है तो इन दोनों के बीच की, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं होगी, तो ये दूरी भी आपकी 12 होगी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो ये दूरी भी आपकी 3 होगी। क्योंकि ये पूरी 8 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी बचेगी आपकी 5। क्लियर। यानी इस समकोण त्रिभुज में ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12 और 13। ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 13 किलोमीटर। 13 कैसे निकला, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यानी कि 169। 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 13। यानी इसमें मैंने क्या लगा दिया, इसमें लगा दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो 12, 5 और 13। क्लियर। तो इन दोनों के बीच की, यानी ऑफिस और कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी जाएगी, 13 किलोमीटर। क्लियर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है कि आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो सुरेश का ईसा से क्या संबंध होगा। तो देखिए निखिल क्या है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है। ये मान लीजिए रमन है, रमन का पुत्र क्या हो गया आपका निखिल। ठीक है। ईसा से कहता है, क्या कहता है कि आपकी माँ मेरे पिता की छोटी बहन है। निखिल का पिता कौन है, रमन। रमन की छोटी बहन कौन है, रिया। ठीक है। तो किसकी माँ है, ईसा की माँ है। किसकी, ईसा की माँ है। क्लियर। ईसा की माँ है। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, यानी निखिल के जो पिता हैं वो सुरेश सुरेश कौन हो जाएंगे, तो सुरेश हो जाएंगे निखिल के दादाजी। सुरेश की दूसरी संतान है, दूसरी संतान का मतलब पहली संतान ये हो गई, पहली संतान रिया और दूसरी संतान कौन हो जाएगी, तो रमन। यानी रिया भी कौन किसकी संतान हो जाएगी, तो रिया भी आपके सुरेश की संतान हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, या सुरेश ईसा का कौन लगेगा। तो ईसा की माँ है रिया और रिया के पिताजी कौन है, सुरेश। यानी कि माँ के पिता कौन होते हैं, तो माँ के पिता होते हैं नाना। ठीक है। जो इस ऑप्शन में, इसमें आपको नाना नहीं दे रखा ऑप्शन, दादा दे रखा है, तो दादा भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दादा भी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर।
जबकि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो नाना सही ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका दादा, क्योंकि नाना नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका दादा ही बनेगा। ऐसे इसका राइट आंसर जो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था नाना। ठीक है, पर नहीं है तो आप दादा को भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये दे रखा है आपको, पूछा गया आपसे दिए गए क्रम स्थापन में से ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है। ठीक है, यानी पहले कोई संख्या नहीं आनी चाहिए लेकिन उसके बाद में एक अक्षर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पूछा गया कितने प्रतीक हैं। प्रतीक आपको पता ही है, देखिए ये परसेंटेज है, ये एट द रेट है, ये आपका कॉपीराइट है, ये सब क्या है आपके प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, अक्षर कौन से होते हैं, अक्षर आपके ऐसे एस टी एम सॉरी बी एम, ये क्या आपके अक्षर हैं। संख्या तो आपको पता ही है 1 2 3, ये सब क्या है आपकी संख्या है। आपको प्रतीक ढूंढने हैं जिनके पहले क्या है, जिनके पहले कोई संख्या ना हो और बाद में एक अक्षर हो। देखिए ये वाला प्रतीक है, जिनके पहले कोई संख्या ना हो, जबकि यहाँ पर संख्या है तो ये नहीं माना जाएगा। ये प्रतीक है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है और बाद में अक्षर है, सॉरी बाद में अक्षर भी नहीं है, तो ये हमारा नहीं माना जाएगा जब बाद में हमें एक अक्षर चाहिए। आगे इसको देखिए, देखिए इसके बाद में अक्षर है, पहले कोई संख्या भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा। और देखते हैं, देखिए और कोई है यहाँ पे, एक एक आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और देखिए एक आपका ये भी बन जाएगा। इस वाले प्रतीक के बाद में एक अक्षर है लेकिन पहले कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका बन जाएगा। आपसे संख्या नहीं बोला है जबकि प्रतीक तो हो सकता है ना, तो ये भी बन गया, ये बन गया और आपका ये बन गया। इसका मतलब आपके कितने बन रहे हैं, तो आपके 3 बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। कल के बाद का दिन गुरुवार है, इसका मतलब आज कौन सा दिन होगा, यानी कल के बाद गुरुवार, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरुवार, तो आज कौन सा दिन होगा, गुरुवार से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, यानी आज का जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंगलवार होगा। पूछा क्या है, बीते कल के 2 दिन पहले, यानी कल से 2 दिन पहले, यानी ये वाला दिन कौन सा होगा। तो मंगल से पहले आपका आता है सोमवार, फिर आपका रविवार, फिर आपका शनिवार, यानी ये दिन कौन सा हो जाएगा आपका, शनिवार का दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग में कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की संख्या के लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है, जो क्या है आपका गलत है। ठीक है, देखिए ये अंग्रेजी का बोला है, ये हिंदी का, और ये आपका मराठी का। पहला कह रहा है सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। चेक कर लेते हैं 54 है कि नहीं, इन सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 10 और 18, 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 और 14 54, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये हमें कौन सा बताना है, गलत वाला बताना है। ठीक है, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी वाला बोला देखिए, तो 12 और 8 20 और 10 30, यानी ये भी हमारा सही है, ये भी ठीक है। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते, मराठी बोलने वाले कितने हैं, तो देखिए 10, 7 और 3 10 और 9 और 5 14, 14 10 24, यानी 30 नहीं बोल सकते, 24 बोल सकते हैं। उसने बोला भी है 30 नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये भी सही है। 30 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो 2 भाषा बोलने वाले कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ कितना है 7 है, 8 और 7 15, 15 और ये कितना है 5 20, यानी 8 और 5 13 और 7 20, यानी 2 भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, तो 2 भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, तो 20 हैं। ये 3 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो आपका तीनों भाषाएं बोलने वाले हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। तो 2 भाषा बोलने वाले कितने हैं, 2 भाषा बोलने वाले 20 हैं, जबकि कितना रखा है 23, इसका मतलब ये हमारा क्या है गलत है, गलत वाला हमसे पूछा था। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण के किन 2 चिन्हों और किन 2 संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। ठीक है, आपके ये ऑप्शन है, ये आपका समीकरण दे रखा है। तो देखिए इस तरह के सवाल जब भी करने को मिले आपको पेपर में, तो आपको क्या करना है, इनको
आपको सबसे एंड में करना है, यानी कि जब आपको समय बचे आपके पेपर में तब आपको इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको समय काफ़ी लगेगा। ठीक है, इसमें चारों ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं बारी बारी से कि कौन सा आपका फिट बैठेगा। जब भी आपको इसमें करने को मिले तो आपको तब करना है इस सवाल को जब आपको समय, आपके पास अतिरिक्त समय बचे पेपर में। ठीक है, वरना आपको इसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। तो इस क्वेश्चन को आप करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक तो होती नहीं है, बाकी आपको ये ऑप्शन उठा के ही चेक करना पड़ता है। तो मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि जब आपके पास समय हो पेपर में तभी आप इसको अटेम्प्ट करें, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत या फिर ब्रह्मांड। तो सार्थक क्रम में लगाना है, तो आपको पता है लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है, और दिल्ली कहाँ है, भारत में। भारत आपका विश्व के अंदर आता है और विश्व आपका ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। यानी पहले नंबर पर लाल किला आएगा, फिर दिल्ली, फिर भारत, यानी कि 1 3 4 फिर 2 5, 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपये में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु 130 रुपये में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता है। एक रबड़ का मूल्य क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि जो राजन है, ठीक है, और जो रबड़ का जो मूल्य है वो x है और कलम का मूल्य क्या है, y। तो 3 रबड़ खरीदी, इसका मतलब 3x मूल्य हो गया, और कलम कितनी खरीदी है, 5, यानी कि 5/, कुल मिला के मूल्य कितना है, तो 105 रुपये है। ऐसे ये हो जाएगा आपका 4x प्लस के 6/, बराबर 130 रुपये। क्लियर? अब यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? देखिए, आपने समीकरण आपने पढ़ा रखा होगा कि या तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के इस पर समीकरण में रख दीजिए, या फिर दोनों में किसी को सेम कर लीजिए, फिर घटा दीजिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। फिर आपको शॉर्ट तरीका क्या है वो देख लीजिए। पूछा क्या है, रबड़। रबड़ हमने क्या माना है, हमने रबड़ माना है एक्स को। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इन दोनों का गुणा करिए, 6 तिया 18, 5 चौक 20, यानी 20 माइनस के 18, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। यानी इन दोनों के गुणनफल का अंतर इन दोनों के गुणनफल के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए, 130 गुणा 5 650, माइनस के 105 गुणा 6 कितना हो जाएगा, ये 630। यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा आपका 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 10। जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है वही आपकी क्या निकल के आती है, एक्स की वैल्यू निकल के आती है। और एक्स हमने क्या माना था, रबड़ माना था, और रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? यानी आपके इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको मिलाने पर ये वाली आकृति मिल जाएगी। ठीक है, आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या हुआ। ठीक है, गौर से देखना कौन सा आकृति इसमें मैच कर जाएगी। ठीक है, एक एक ऑप्शन आपको उठा के चेक करना है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर क्या हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उतना प्रयोग शब्द में हुआ है। ठीक है, यानी टेरिफाई शब्द को बनाना है, टेरिफाई शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, लिफ्ट, फरारी, टायर या फिर फीट, यहाँ पे 2 बार ई का प्रयोग हुआ है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, कि आपका राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? यानी ये क्या आपका दर्पण है, इस पर रखा गया है, तो आपको बताना दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो देखिए, दर्पण यहाँ पर रखा गया है, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसका उल्टा, यानी कि इस साइड में आपका बनेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब मतलब उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर है वो आपका नीचे आएगा, जो नीचे है वो आपका ऊपर आएगा। यानी जो त्रिभुज और आपका ये जो सर्किल है यहाँ पर कहाँ आएगा, दर्पण आकृति में आपको नीचे आएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर है, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे भी ऊपर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है,
अब चेक करिए, यहाँ पर त्रिभुज इस तरह से बना है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा वो इस तरह से आपका बनेगा। क्लियर? ऑप्शन चेक करिए किसमें ऐसा बना हुआ है, तो देखिए इसमें आपका इस तरह से ही बना हुआ है। क्लियर? तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि 5 के ठीक विपरीत एक है तो के ठीक विपरीत कौन सा होगा? 5 के अपोजिट में क्या है, एक। ठीक है, 5 लिख लीजिए और एक लिख लीजिए। ठीक है, अब 5 को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, फिर एक को घुमा दीजिए, तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 2 के सॉरी एक को क्लॉकवाइज घुमाइए, एक के बाद में कितना आएगा, 3, फिर आएगा आपका 4। पूछा क्या है, 2 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कुछ बिल्लियां भौंकते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्ली लिख लीजिए, कुछ वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे भौंकना लिख लीजिए। ठीक है, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं। क्लियर? फिर बोला जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, तो यहाँ लिख लीजिए सोने वाला। जो भौंकते हैं वो सोते नहीं, तो सोने वाला हमने क्या लिख लिया, अलग लिख लीजिए। सभी हाथी सोते हैं, तो सभी हाथी सोते हैं, तो हाथी इसके अंदर आ जाएगा, जो कि आपका सभी में शामिल हो जाएगा। फिर कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो कोई बिल्ली हाथी नहीं है, यहाँ पे क्लियर है। अब आगे देखिए, आपसे बोला क्या निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे, कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, तो कुछ बिल्लियां सोती नहीं है। लेकिन कथन में दोबारा देखिए एक बार, आपसे यहाँ बोला था कि जो भौंकते हैं वो सोते नहीं है, तो भौंकने और सोने का संबंध दर्शाया था, लेकिन बिल्ली और सोने का संबंध नहीं दर्शाया था। तो सोने वाली चीज आपकी यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आए, लेकिन आ सकते हैं। यदि हम सोने वाली चीज को यहाँ पे बना दें इस तरह से, तो आपका पहला कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको वही कथन लेने हैं जो आपके 100% आपके सही हो। पहला कथन तो आपका गलत हो गया, सॉरी पहला कथन निष्कर्ष तो आपका गलत हो गया। दूसरा चेक करिए, कुछ हाथी भौंकते हैं, तो कुछ हाथी भौंकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी यहाँ पे और भौंकना आपका यहाँ पे है, ये भी आपका गलत हो गया। जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट वाला चेक करिए, जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियाँ हैं, जो हाथी भौंकते नहीं है वो बिल्लियाँ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी चारों ही आपके निष्कर्ष क्या है, गलत है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, तो कुछ बिल्लियां आपकी सोती नहीं है, तो पहला कुछ निष्कर्ष का सही होने का चांस बन रहा है। ठीक है, पहला आपका सही भी हो सकता है और आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो निष्कर्ष हैं आपके 100% गलत है, जबकि आपका पहला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जब आपकी ऐसी कंडीशन हो तो आप पहले के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100% आपका ये सही नहीं है, जबकि तीनों आपके 100% गलत है। सही वाला पूछा है आपसे, तो आपका पहले वाला आप सही मान सकते हैं, जबकि आपका ये 100% सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक आपका फॉलो करता है, बाकी तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, जबकि 100% तो आपका ये भी फॉलो नहीं करता। क्लियर? तो आप एक के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिज्ञ अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं। इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है वो देखिए, महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देखिए महिलाओं और बच्चों के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। चुनाव आयोग को भी सभी राजनीतिक दलों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। चुनाव के दौरान, चुनाव के समय बात की गई है, तो आपका ये कथन आपका सही हो सकता है, यानी ये निष्कर्ष आपका निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, क्योंकि आपको बोला कि आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए, तो ये आपका निष्कर्ष आपका निकल सकता है, इनके ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आज का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे उसके पिता और दादा की उम्र का अनुपात 1:5:9 है। अब से 3 साल बाद बच्चा 10 साल का हो जाएगा, दादा की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए 1:5:9 है, तो इसको मान सकते हैं हम x, 5x और 9x मान सकते हैं। 3 साल के बाद जो बच्चा है वो 10 साल का हो जाएगा, यानी x + 3 = 10, तो यहाँ से x और कितना मिल जाएगा, 7।
एक्स की वैल्यू 7 है तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 7 63। 9x क्या है, दादा की वर्तमान आयु। तो दादा की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 9 7 63 यानी कि 63 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी।